happy to share that today we have Dr. Manu Modi with us. He's one of the most seasoned dentists across country, and he's founder owner of 32 Facts, जो कि one of the best clinic है दिल्ली NCR में. ये कोई मार्केटिंग इंटरव्यू नहीं है, बस एक सर की लाइफ से जुड़ा हुआ एक इंटरव्यू है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो आप तक पहुँचे, इसके लिए ये इंटरव्यू अरेंज किया गया है. और मैंने जैसे बोला कि 32 फैक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक है, तो अगर आप उसको विजिट करेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी हैं, मैंने आज तक किसी क्लिनिक में नहीं देखी हैं ऐसी चीज़ें, और आई एम सो प्राउड दैट आई वर्क फॉर सर. तो सर, जो ऑडियंस है, बेसिकली डेंटिस्ट, ये सारा जो आपसे हमने रिक्वेस्ट करी कि इस इंटरव्यू को अरेंज करना है, वो सिर्फ इसलिए कि डेंटिस्ट्री एक ऐसी फ्रेटर्निटी है, एक ऐसा करियर है जहाँ पे हर 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, 400 मीटर पे हमको एक डेंटिस्ट जरूर मिलता है सर. तो मतलब बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और नए डेंटिस्ट आ रहे हैं, उनकी करियर जर्नी शुरू हो चुकी है, तो बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं. शायद वो टाइम अलग रहा होगा जब आपने ये शुरू किया था, वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है. तो आपने एक पूरी जर्नी रही है, आपने बहुत कुछ देखा है, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस हम चाहेंगे कि आप शेयर करें. तो सर, थोड़ा सा हमको अपने बारे में आप बताइए कि बचपन से शुरू करते हैं, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, और किस तरीके का आप उसको बताएंगे, आपकी एजुकेशन किस तरीके से हुई, स्कूलिंग कैसे हुई, फिर डेंटिस्ट्री के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन था या कुछ आपको यही करना था? Right. Good afternoon, Mayank. It's a pleasure talking to you. Probably this profession has given me a lot, and इसके लिए इस profession का मैं हमेशा thankful रहूंगा, और अपनी सोसाइटी का और अपने पेशेंट्स के लिए हमेशा I'm always grateful to them. I started this clinic by the name of 32 Facts Modi Dental Clinic almost 25 years back. And उससे पहले मैंने 1 साल RML रामानु लोहिया हॉस्पिटल में JR शिब्बी की. I was born and brought up in Delhi, and मेरी schooling सब कुछ दिल्ली में हुआ. और उसके बाद my father and my family, we have more than 200 people who are into the field of law, and more than 200 people who are into the field of medical. So my father was a lawyer as well as he was a session judge in Delhi for more than 35 years. So he wanted me to join medical profession after 12th. Knowingly and unknowingly, I entered law, but since he was very keen for me to join medical fraternity, and my brother is again a child specialist, so I joined dental college at Yamunanagar. That was in fact one of the oldest and the best and the finest dental colleges of the country. And in fact जो हमारी फैकल्टी थी, उनमें स्पेशली मैं एक ऐसी फैकल्टी का नाम लेना चाहूंगा, he was Dr. R.N. Mukherjee. He was a man जिनका नाम मेडिकल में अभी तक एमराइटस प्रोफेसर्स में आता है. एमराइटस वो होते हैं जो लोग रिटायर्ड नहीं होते. तो उनके जो कंट्रीब्यूशन था इन बिल्डिंग द प्रोफेशन एंड इन बिल्डिंग मी वाज इमेंस. तो आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम यमुनानगर, देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बेलगांव, देन आई डिड माय एडवांस्ड इम्प्लांट कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. एंड if I say the journey was smooth, it was not smooth. It was tough. It was very challenging. And probably I know what is the importance of earning, because मेरे लिए भी earn करना बहुत tough था. And when I did my post graduation, I appeared for lot of interviews, lot of jobs. But जैसे आपको पता है कि हमारी कंट्री में number of jobs बहुत कम है, और जितनी jobs हैं उनमें more than 50-60% reserved है. तो सेम चीजें मेरे को भी फेस करनी पड़ी कि जहां पे भी मैं 1 साल तक इंटरव्यूज देने गया, तो वहां पे कहीं पे भी मेरे को जॉब नहीं मिली इन अ गवर्नमेंट सेक्टर. एंड देन आई वाज, यू कैन से, फोर्स्ड और कंपेल्ड टू स्टार्ट माय ओन प्रैक्टिस. इनफैक्ट इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम कि मेरे को अपना ही काम करना है, मेरे को किसी और के लिए काम नहीं करना. आई वांटेड टू बी अ एम्प्लॉयर रादर देन बीइंग एम्प्लॉयड. So that's the time when 32 Facts Modi Dental Clinic started, and the journey was tough, but the journey is, I'll say, was a pleasurable journey. अगर मैं turn back करता हूँ, तो the God has given me a lot from this profession itself. So
आज भी प्रोफेशन उतना ही टफ है जितना 25 साल पहले टफ था, हाँ हाँ बट हमारी कंट्री में हमारा एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है दैट इज अ नंबर गेम. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन एक ह्यूज पॉपुलेशन है. इट्स राइट. अ पॉपुलेशन विच इज ऑलमोस्ट 130 CR. एंड कोई भी स्टेट, कोई भी टाउन छोटा बड़ा नहीं होता. मेरे पास जितने भी मेरे एसोसिएट्स जो यहाँ पे मेरे साथ काम करते हैं, हाँ मैं हाँ उनको हमेशा सिखाता हूं कि आप अपने होम टाउन में जाके काम करो, बिकॉज होम टाउन में काम करना, वहां पे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी. बिकॉज आपको फुटेज, माइलेज, जहां पे आप पले बड़े हो, जहां पे आपकी स्कूलिंग हुई है, एजुकेशन हुई है, वहां पे राइट. आपका सोशल सर्कल बेटर होता है. तो मेरे पास बहुत सारे रिनाउंड प्रैक्टिशनर्स ने मेरे साथ काम किया है, जिनका हमेशा ड्रीम रहा कि सर हम दिल्ली में ही प्रैक्टिस करेंगे, बट अल्टीमेटली आई हैव सीन that they have become successful in their own hometowns, and they are doing very very well in various small hometowns of the country. तो हमारी कंट्री में इमेंस पोटेंशियल है, बट काम करने वाले लोग चाहिए और आपकी इंटेंशन हो. हाँ हाँ. एक एटीट्यूड भी वो चाहिए. बिकॉज सर ये चीज तो मेरे साथ खुद पर्सनली मैं रिलेट कर पा रहा हूँ जब आप इस बात को बोल रहे हैं कि लोग अपने होम टाउन को छोड़ के पे लगता है कि दिल्ली, मुंबई, वहां पे पैसा कमाया जा सकता है, और शायद पोटेंशियल को लोग एक आंकने लग जाते हैं कि छोटे शहर में पोटेंशियल कम है और बड़े शहर में ज्यादा है. लेकिन वो उसके साथ कई सारे इम्प्लीकेशंस आते हैं कि आपका कंपटीशन भी बड़े शहर में ज्यादा है कंपेयर टू. दिल्ली में एक्सपेंसेस ज्यादा है, दिल्ली में डिमांड ज्यादा है, जो पेशेंट्स आएंगे वो ज्यादा डिमांडिंग होंगे, आपकी जो रनिंग ओवरहेड्स हैं वो हमेशा ज्यादा होंगे. तो अगर आप यहाँ पे 100 रुपए अर्न कर रहे हो, तो आपके एक्सपेंसेस विल बी 80-85. राइट. And vice versa, if you are earning 100 rupees in your hometown, your expenses will be negligible. So ultimately, at the end of the day, आपको अगर अपने होम टाउन में जो एक छोटा होम टाउन है, वहां पे अगर आप थोड़ा भी काम करोगे, तो you will be saving much more as compared to Delhi. So this is my thought process. मेक Yeah. सेंस सर, मेक सेंस. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. सर आते हैं अपने दूसरे सवाल पे. ये 32 फैक्ट्स, ये जो नाम है, ये इसके पीछे क्या स्टोरी, कोई स्टोरी है या क्या है? When we started this particular center in Ashok Vihar, so we were looking कि क्या नाम रखे, और तब हमने for first 3 years we were publishing a small book by the name of 32 facts, because हमारे 32 teeth होते हैं और हर दांत की अपनी एक स्टोरी है, which is you can say a fact or a fiction about each and every tooth. So 32 facts हमने अपनी पब्लिकेशन का नाम रखा था, which was 32 facts, and it was 32 facts Modi Dental and Prosthodontic Center. Prosthodontics is my specialization, जो कि डील करती है उन प्रॉब्लम्स को जो भी लोगों के दांत नहीं होते, जहां पे लोगों को डेंटल इम्प्लांट्स की जरूरत होती है, जहां पे लोगों को डेंचर्स की जरूरत होती है. तो दैट इज माय स्पेशलाइजेशन. सो 32 facts tells you about how to take care of your 32 teeth. Yeah. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर टचिंग. सर एक सवाल है जो शायद मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, बट हर एक डेंटिस्ट के दिमाग में ये चीज़ आती है जब वो इस प्रोफेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जब वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आती है और बहुत सारी निगेटिविटी भी साथ में आती है कंपटीशन को लेके. पॉजिटिविटी यूँ आती है कि हाँ हम भी ग्रो कर सकते हैं, या दूसरे को देख के दूसरा ग्रो किया है एक्सपीरियंस के साथ साथ, उन्होंने इस तरीके से उनके अचीवमेंट्स इस तरीके से, तो हम भी कर सकते हैं. लेकिन चैलेंजेस तो एक डेंटिस्ट, बिकॉज जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत सारी एरियाज को कवर करते हैं, जैसे प्रोस्थो के आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, सीजनड है आप उस चीज़ में, इम्प्लांटोलॉजी में आपने फेलोशिप करी है, तो एक डेंटिस्ट में आपको क्या लगता है कि एज अ प्रोफेशनल क्या एक यूनिक वो होना चाहिए, मतलब एक क्या है उसमें उसके कई सारे पहलू हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हर आदमी को सब चीजों में नहीं हो सकता, तो किसी एक चीज में होगा. तो I उसमें believe. हाँ हाँ, go ahead. हाँ सर, मैं फ्रेम नहीं कर पाया क्वेश्चन को ठीक से, मेरा ठीक बस है. समझना चाह रहा हूँ कि एक dentist तो एक यूनिक जो अप्रोच उसमें होता क्या है. यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए. एग्जैक्टली. देखो, इसमें यूनिक कैरेक्टर, आई ऑलवेज बिलीव इट इज नॉट ओनली डेंटिस्ट्री, इट इज एनी प्रोफेशन. बहुत इजी होता है लोगों को कहना कि XYZ सक्सेसफुल है, उनके पीछे ये रीजन होगा, मतलब पीछे लोगों का स्पेकुलेशन थ्योरीज होती हैं. अगर आज हम अमिताभ बच्चन की बात करें, तो अमिताभ बच्चन हो या जो भी सेलिब्रिटीज है या जो भी फिल्म स्टार्स हैं,
they were not born with a silver spoon. राइट तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो आपका इंटेंट राइट होना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस राइट होना चाहिए। हमारा जो इंटेंशन इस क्लिनिक का, इस सेंटर का या मेरी प्रैक्टिस का रहा, दैट वाज एम टू डिलीवर। जो भी आज हमने प्रॉमिस किया किसी भी अपने पेशेंट को, आप उससे ओवर डिलीवर करो, उससे ज्यादा डिलीवर करो। राइट बिकॉज जब भी एक आदमी या जब भी एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको आपसे कंफर्ट भी चाहिए, उसको पेनलेस ट्रीटमेंट भी चाहिए, उसको एस्थेटिक्स भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए कि सडनली अगर मैं डॉक्टर मोदी के पास गया या किसी भी डेंटिस्ट के पास जाऊं तो मैं सडनली यंग भी दिखूं। तो उसको ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, स्पेशली व्हेन ही और शी कम्स टू अस और टू अ प्लेस जो एस्टैब्लिश्ड प्लेस है। सो आई ऑलवेज बिलीव कि जब भी आप अपना ट्रीटमेंट मोडालिटी शुरू करो तो अपना डायग्नोस्टिक पार्ट को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करो। किसी भी चीज के लिए कोई शॉर्टकट में बिलीव मत करो, एंड जो भी आपने कमिट की है, गो बियॉन्ड all your humanly efforts in whatever you are promised. You should be delivering those things to your patient, and you'll be really zapped that the patient will be a very happy patient. And I always believe that one happy patient will send you another 1000 patients. So this is always our intent, the intent of deliverance. Right. So sir, I know lot of senior dentists which they follow you कि जिस तरीके से आपने इस क्लिनिक को ग्रो किया है, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है आज की डेट में, ये तो जाहिर सी बात है कि जो आपने बताया कि शुरू का जो अर्ली डेज थे वो उतने अच्छे नहीं थे या टफ टाइम्स थे, तो आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो एक बिजनेस एक्यूमेंट से जुड़ा हुआ एक सवाल है, बिकॉज डेंटिस्ट्री इज अ मेडिकल प्रैक्टिस और इट कम्स विद अ लॉट ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, मतलब एक तरीके का एक व्यवसाय है, आपका करियर है ये। Absolutely, तो absolutely, क्या absolutely. तो और इसमें कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन, एंडोडोंटिस्ट, प्रोस्थोडोंटिस्ट, इम्प्लांट की स्ट्रीम हो गई, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। तो सर इस कई डेंटिस्ट जो बीडीएस करने के बाद एमडीएस प्लान करते हैं, तो एक तो सीट्स का एक इशू होता है कि कंपटीशन किसी स्पेशलिटी में या सुपर स्पेशलिटी में ज़्यादा होता है, एक तो फैक्टर वो होता है। और दूसरा क्या वो कंपटीशन इसलिए ज़्यादा होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में पैसा कमाने का पोटेंशियल ज़्यादा है, या उसमें कुछ हाई टिकट गेम है, या फिर आपकी सोच ऐसी है कि नहीं, कोई भी स्पेशलिटी हो अगर वो तरीके से काम करे और उसको ग्रो करे तो वो बराबर पैसा बना सकते हैं, मतलब बिजनेस से। Got it. पहली चीज, डेफिनेटली मनी इज रिक्वायर्ड टू रन और टू स्टार्ट एनी शो। जैसे आपने बोला कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दो थिंग्स, मैं अभी भी इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। फर्स्ट इज मैन बिहाइंड द मशीन ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस। अगर मशीन्स आपके लिए अर्न कर सकती तो आप 1000 मशीन्स लगाओ, वो ऑटोमेटिकली अर्न करेंगे। राइट सर। जब तक आप अपना पर्सनलाइज्ड एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, ये मशीन्स आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। चाहे आपका प्रैक्टिस छोटी है, चाहे आपकी प्रैक्टिस मल्टी चेयर प्रैक्टिस है और जहां पे मल्टीपल स्पेशलिस्ट आते हैं, आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना इज द की टू सक्सेस फॉर एनी प्रैक्टिस। अगर हम अपनी प्रैक्टिस की बात करें, यहाँ पे भी हमारे यहाँ 7-8 कंसल्टेंट्स हैं, मल्टीपल एसोसिएट डॉक्टर्स। मेरा सवाल है सर, उस पे आगे मेरा एक सवाल आने वाला है उस चीज पे। So my wife is working with me, but you will not believe that I start my day at 8 o'clock in the morning and I work continuously till 7 o'clock in the evening. You can say all the 6 days. So 8 to 7 I am available. ऐसा नहीं है कि अगर आज मेरे कंसल्टेंट है who is treating you or your family. No, I'll be rechecking. One of my associate will be rechecking your treatment, your all the steps what has been done. So आप समझ लीजिए आपका ट्रीटमेंट एट n नंबर ऑफ पॉइंट्स पे चेक हो रहा है by all the various consultants, by me, by my associates, so that आपको कहीं पे भी ये नहीं फीलिंग आएगी कि आई एम लॉस्ट, और आपको हमेशा ये लगेगा कि आई एम बीइंग वेल टेकन केयर बाय द होल टीम। बिकॉज जहां पे भी अगर एक मूवी की बात करें, वहां पे एक डायरेक्टर होता है, एक को डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, then a whole team is behind that movie to produce that movie. So similarly अगर हम एक ट्रीटमेंट मोडालिटीज की बात करें तो आजकल के कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं। तो आजकल एक हर जगह एक टीम एफर्ट है।
तो इस टीम एफर्ट में आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरा फ्रंट डेस्क स्टाफ, मेरा ऑक्सिलरी स्टाफ, जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, जो मेरे डॉक्टर्स हैं, वो वेल ट्रेन्ड हो। उनके लिए हम एक टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हर महीने में एक दिन का रखते हैं, और हर दिन 15 से 20 मिनट हम ग्रूमिंग सेशंस रखते हैं अपने स्टाफ के लिए, चाहे वो फ्रंट डेस्क स्टाफ है, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, सो दैट जो भी यहाँ पे आए उसको एक पर्सनलाइज फीलिंग मिले और उसको लगे कि ये सेंटर में कुछ बात है जो और लोगों से हटके है। इक्विपमेंट डू मेक अ डिफरेंस ओवर द इयर्स। इफ आई टॉक, आज हमारे पास कैड कैम सिस्टम्स हैं, जो डिजिटल स्कैनर्स हैं, डिजिटल प्रोडक्शन ऑफ टीथ है। If I talk about lasers हैं, all the various form of implant systems हैं, the best of the best cosmetic treatments हैं, right from zoom whitening to various contours, you name it, and by God's grace we have it. But again I'll say that thought process, that knowledge, that teamwork, that fire in the belly to deliver, कि जब हम काम करें तो हम काम करने के बाद उस काम में अपनी कमियां ढूंढें, हम अपनी कमियां ढूंढें कि इसमें मैं और चीज कैसे परफेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी परफेक्ट। अगर हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे में और गॉड में कोई फर्क नहीं होगा। सो आई ऑलवेज लुक इन एंड आई ऑलवेज टॉक टू माई टीम कि अगर मैंने भी काम किया है तो मैं अपने काम को, अपनी वाइफ को, अपने एसोसिएट्स को जरूर दिखाता हूं कि जस्ट कम एंड हैव अ लुक, कि कहीं नोइंगली अनोइंगली मेरे वर्क में किसी भी फॉर्म की डेफिशिएंसी तो नहीं रहेगी। एंड अगर हम अपने अपने काम को चेक एंड क्रॉस चेक कर लेते हैं तो वी मेक इट अ पॉइंट कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर कर दिया। अगर आप बेस्ट डिलीवर करोगे तो यू विल बी दैट दैट आपका जो सक्सेस रेट है वो 99.999% है। 0.1% failures do happen, and with this thought itself we have been working with for the last 25 years. Yeah. सर अगर मैं इसको बाहर से देखूं 32 फैक्ट्स को एक ओवरव्यू में बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही प्रीमियम क्लिनिक है आपकी। और मैं बार बार इसको ये बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई मार्केटिंग का इंटरव्यू है वो चीज़ मैंने देखी नहीं है अभी तक। मेरे 80+ क्लाइंट्स के साथ में काम कर रहा हूँ लेकिन वो चीज़ नहीं देखी है। और तो मुझे जो लगता है कि एक तो इतनी बड़ी टीम है आपकी डॉक्टर्स की, सारे शायद मेरे को लगता है 8 से 10 MDS डॉक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं। yes. और साथ ही साथ आपने अभी कैड कैम ये सब बताया, ये टेक्नोलॉजी ये तो बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी लगती है इन चीज़ों पे। तो जो डेंटिस्ट जो अपना काम शुरू कर रहा है, जब वो इस तरीके की क्लिनिक को देखता है तो एक सवाल, ये मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है और एक काफ़ी लोगों के कॉमन एक वो है कि मुझे ये वाली मशीन लानी है, या ये नहीं तो मेरे को पेशेंट नहीं आएंगे, या ये इंफ्रास्ट्रक्चर आना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है और टीम कितनी ज़रूरी है स्पेशलिस्ट की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक कॉस्ट के साथ। क्योंकि जब आपको ये भी देखना है कि आपका मंथली बर्न कितना है और किस तरीके से पेशेंट फ्लो आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे, मतलब सारे कॉमर्स को भी देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और प्रॉफिट, आप पेशेंट भी मिलने शुरू कर, बट आप प्रॉफिटेबल नहीं है, कैश फ्लो नहीं है क्लिनिक का, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा उसको आगे ले जाना। तो सवाल ये है बस कि आप नए डेंटिस्ट को कैसे एडवाइस करते हैं कि कुछ लोग देख के ही क्लिनिक, बहुत अच्छी क्लिनिक है, मुझे भी ऐसे ही बनाना है, और उनके पास अभी ना फंडिंग है ना ऑनेस्टली वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उनको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के हिसाब से अगर आपको समझाना हो तो कैसे अपना करियर वो शुरू करें? क्लिनिक शुरू कर चुके हैं जो भी नए डेंटिस्ट हैं, जो बडिंग डेंटिस्ट हैं, जो अभी दे हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर एजुकेशन, मेरी सबसे ये एडवाइस होती है, दे शुड वर्क अंडर सम डॉक्टर फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि वो वहां पे अपने आप को मैच्योर करें, अपने डायग्नोस्टिक पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अपने ट्रीटमेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, एंड देन द सेकेंड स्टेज कम्स ऑफ ओपनिंग ऑफ अ प्रैक्टिस। ओपनिंग ऑफ अ प्रैक्टिस के लिए डे 1 से उनको मल्टीपल चेयर्स की जरूरत नहीं है, उनको एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। से सपोज दे हैव टू स्टार्ट, एंड इफ समवन हैज जस्ट फिनिश्ड द एजुकेशन और उसको अपना प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो उसको एक बेसिक स्मॉल प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए। एंड आयरॉनिकली हमारी कंट्री में, इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, तो वो स्पेस की कॉस्ट ही इतनी ज्यादा होगी
कि वो आपके बाकी इक्विपमेंट्स के लिए कुछ पैसा ही आपके पास नहीं रहेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू द बडिंग डेंटिस्ट कि आपके पास अगर एक 350-400 स्क्वायर फीट की भी स्पेस है, दैट इज मोर देन एडिक्वेट। स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस विद वन चेयर, एंड चेयर्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव चेयर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक बेसिक इलेक्ट्रिकल चेयर लेनी चाहिए, एंड जिसकी कॉस्ट लेस देन 1 लाख रुपीज में कवर अप हो जाती है। देन यू शुड हैव बेसिक एक्सरे इक्विपमेंट, एंड मतलब आपका जो सारा बेसिक इक्विपमेंट है वो आप लेके चलिए, लेस देन 2 लाख रुपीज में आ जाता है। तो उनको बहुत फैंसी इक्विपमेंट्स, महंगे इक्विपमेंट्स की शुरुआत में जरूरत नहीं होती, बिकॉज कोई भी चीज हम ओवरनाइट नहीं बिल्ड कर सकते। हमने भी इवेंचुअली व्हेन वी स्टार्टेड अवर प्रैक्टिस, वी हैड वन चेयर, right? Then we added one more chair, and now we are expanding our center to 15 chair center, and probably next 2 months may we are re-inaugurating this place, and it will be expanded to 4 levels, 4 floors, with almost 15 or 16 chairs, with all the latest gadgets will be in place. So हर चीज एक दिन में नहीं बिल्डअप की जा सकती। So if you say that the whole empire can be built up in one day, I'll be wrong, and आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं सोचना चाहिए। आपके मन में ड्रीम जरूर होना चाहिए। एक एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक थॉट प्रोसेस है, that always aim big and aiming small is a crime. So always you should have aim to achieve those goals which are unachievable. बट उन गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए। बिल्कुल। बट उस रोड मैप में आप किसी किस्म का सकते, किसी किस्म के लिए आप जंप नहीं कर सकते। और आजकल बहुत सारे लोग आपको XYZ शॉर्टकट्स बताने की कोशिश करते हैं, बट मैं अपने कंसल्टेंट्स को सबको यही बोलता हूं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर शॉर्टकट मिलेगा तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, जितना इजीली वो आएगा उतना इजीली ही वो चला जाएगा। तो चीजें आपको धीरे धीरे ही मिलेंगी, और उसका आपको चार्म भी, अगर आपने आराम से, हार्डवर्क से, सिंसियरिटी से अपना काम किया, तो आई बिलीव स्काई इज द लिमिट। एंड मेरे पास भी आज से 5-6 साल पहले there were 2 huge investors who had come to me who said, Dr. Modi, we would like to invest in your clinic, and you open around 10 centers around the country. बट आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर, एंड हमने उस प्रपोजल को मतलब प्रोबेबली हमने उसको क्रॉस कर दिया, बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि हमारा जो प्रोफेशन है यहाँ पे पर्सनलाइज टच की जरूरत है। तो अगर मैं 10 फ्रेंचाइजी दे के मैं 50-60-70 करोड़ रुपए कमा लूं, सो आई बी डूइंग अनजस्ट टू दोज पीपल जिनका पैसा उसमें लगेगा। बिकॉज हो सकता है उन सेंटर्स पे मैं ना जा पाऊं, वो उतना सक्सेसफुल उसको ना कर पाए। तो उसके लिए एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई सेड नो टू देम, and now we are working on standard operating procedures that हम अपने इस सेंटर को जो हमारा शोबियर में है, now we have another center at शालीमार बाग, we'll see to it that in times to come अगर हम अपने standard operating procedures को strong कर लें, अपने guidelines को strong कर लें, अपने आप को replication का इतना strong मॉडल दे पाए कि हम across country या across world अपनी presence को दिखा पाए। So let us see कि अगर हम वो कर पाएंगे तो हम करेंगे, बट हम उसके लिए ओवर जीलस नहीं है, बिकॉज हमारा थॉट प्रोसेस इज वेरी क्लियर दैट वी डोंट रन बिहाइंड द मनी, वी रन बिहाइंड द वर्क, एंड इफ यू रन बिहाइंड द वर्क एंड यू डिलीवर, दैट मनी ऑटोमेटिकली कम्स बैक। सो दैट इज ऑलवेज माय थॉट प्रोसेस। सो आई विल गिव my sincere advice to all the dentists, especially the young ones who are entering the profession, that work hard and harder every day. Work very intelligently, work with the sincerity in your mind कि जो भी मेरे पास पेशेंट आता है उसको मैं एक पेनलेस डेंटिस्ट्री दूं, बिकॉज डेंटिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डर लोगों को होता है दर्द का, पेन का। कोई भी आज डेट में पेन से डरता है। कोई भी आदमी 100 की जगह 200 रुपए स्पेंड करना में कंफर्टेबल है, बट वो पेन टॉलरेंस कोई भी किसी की भी टॉलरेंस नहीं है। तो आपकी जो डेंटिस्ट्री है, जो आपका डिलीवरेंस है, वो पेनलेस होना चाहिए। पेशेंट के लिए आप कंफर्टिंग होना चाहिए, आपके सराउंडिंग्स कंफर्टिंग होने चाहिए, और पेशेंट को ये फर्स्ट डे से, फर्स्ट मोमेंट से फील आना चाहिए कि जहां पे भी मैं आया हूं
वो जगह will really take care of me, will really take care of my treatment modality, and I believe then sky is the limit and everything will automatically fall in line with you, and जो भी आपके मन में सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो आप बहुत शॉर्टली you will actually feel that they are being automatically fulfilled. So this is my thought process कि आपको एक कदम चलना पड़ेगा तो आप ये रियलाइज करोगे कि एक ऑल माइटी गॉड या जो एक नेचर है वो आपके साथ 10 स्टेप्स आपके साथ चलेगी, बट पहला स्टेप आपको चलना पड़ेगा इन द राइट डायरेक्शन। राइट सर। सो आते हैं सर अपने दूसरे सवाल पे, जो बेसिकली है पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। सर इट्स वेरी क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ डेंटल प्रैक्टिस या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस में कि डॉक्टर अपने पेशेंट को काउंसिल कैसे करते हैं। तो कुछ एक ऐसे मेरे पीयर्स हैं जो विजिट कर रहे थे आपकी क्लिनिक को कुछ मार्केटिंग के काम से, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें शेयर करी मेरे से कि वो बैठे हुए थे, शायद वेट कर रहे थे आपका, और आप पेशेंट के साथ थे, और पेशेंट के साथ आपका ऐसा रिलेशनशिप एक बार नहीं कई 2-3 बार हुआ है ऐसा, मैं कोट भी कर सकता हूँ, आई शुड नॉट डू दैट हियर, कि वो आपसे पर्सनल चीज़ें डिस्कस करने शुरू करने लग जाते हैं। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि मतलब पेशेंट के साथ आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है? जो भी पेशेंट आपके पास आता है, अब जैसे आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप क्या बिल्डअप होता है, मेरी बेस्ट अचीवमेंट अगर मैं 25 साल की देखूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसी मदर्स आ रही हैं अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे आज भी मॉर्निंग में देयर वाज अ लेडी, शी केम टू मी विद हर 8-year-old गर्ल एंड शी सेड कि डॉक्टर मोदी इसका एक मेरे को रूट कैनाल या पेल्पेक्टमी करवाना है। तो जब मैं उनकी बेटी को एग्जामिन कर रहा था तो शी सेड कि व्हेन आई वाज 12-year-old तो मैंने ब्रेसेस आपसे लगवाए। अरे वाह। आपको कई मेरे पास दिल्ली के ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटीज या एमिनेंट फैमिलीज आती हैं जिनके घर के कई बार एक साथ 5-5, 7-7, 8-8 मेंबर्स एक साथ ट्रीटमेंट कराने आ रहे होते हैं, या उन घरों की 3rd जनरेशन भी हमारे पास आती है ट्रीटमेंट कराने की। So that is the biggest achievement what I believe we have been able to build in these good number of years. तो I always believe कि जब भी आपके पास पेशेंट आए आपके पास एनी काइंड ऑफ ओपिनियन लेने के लिए, तो आपको सबसे पहले पेशेंट की पर्सनालिटी को जज करना चाहिए, पेशेंट के साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए, बिकॉज जितने भी लोग स्पेशली दिल्ली में आते हैं वो बहुत ज्यादा व्हाट आई बिलीव इज कि दिल्ली इज अ सिटी वेयर एवरीवन इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, एंड आई बिलीव दैट स्ट्रेस इज ऑफ अननोन फैक्टर्स। तो वेदर एनी लेडी कम्स, कोई मेल आ रहे हैं, किसी घर के बड़े आ रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारे और भी 100 स्ट्रेसेस होते हैं। तो जब भी हम किसी से भी कनेक्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो जब हमारे क्लिनिक पे आए वो मेंटली बिल्कुल फ्री हो जाए। तो उसके लिए वी हैव ट्राइड कि उनके लिए सूदिंग इंटीरियर्स हो। जब भी वो यहाँ पे आते हैं हम अपने स्टाफ को टीच एंड ट्रेन करते हैं कि आप उनको बिल्कुल एक कंफर्टिंग एनवायरनमेंट में ट्रीट करो, और उसके बाद जब भी मैं, मेरी वाइफ या जो भी जूनियर्स उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले उनको हम ये एश्योरेंस देते हैं कि आप इस कंट्री में हैं जहां पे हर प्रॉब्लम का इजीली सॉल्यूशन अवेलेबल है एंड एट अ वेरी लो प्राइस इट इज अवेलेबल। आयरनी ये है कि अराउंड द वर्ल्ड जितने डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे डेंटल ट्रीटमेंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इफ यू गेट इन, हाँ, अगर आपको आज किसी भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए स्पेशली डेंटिस्ट की, पहले आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, एंड यू विल बी पेइंग इन अ हेवी इन डॉलर्स। सो प्रोबेबली अगर आपको एक कंसल्टेशन भी करनी है तो एक कंसल्टेशन विल बी कॉस्टिंग यू नियरिंग अराउंड 1 लाख रुपीज। सेकेंड, देयर कंसल्टेशन विल बी लिमिटेड टू अराउंड 10 मिनट्स 12 मिनट्स, जबकि वाइस वर्सा अगर आप हमारी कंट्री में दिल्ली में भी आओ तो एक कंसल्टेशन विल कॉस्ट यू 1000, 1200, 1500, और कई बार इससे भी बहुत सस्ती कंसल्टेशन होती है। सो इट इज, दिस इज द कंट्री वेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। सो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जब भी एक पेशेंट आता है वो कहता है कि डॉक्टर मोदी मेरे दांत खराब हो गए, मेरे को दर्द है, एंड उनको एक होता है एश्योरेंस कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम उनको एश्योर करते हैं
कि आप मन में से पहले डर को बाहर निकाल दो कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं। अभी हमारे पास एक यंग पेशेंट आया, ही वाज अराउंड 35 and knowingly unknowingly he has lost all his teeth, and because of some misdiagnosis, because I would not say he was wrongly dealt by someone, but because of some misdiagnosis, maybe he was overzealous to make his smile more beautiful and whatever, because we cannot discuss those things at this platform. So Right. knowingly and unknowingly he has harmed himself. So what we did is we made it a point that whatever has been done is done. It is irreversible. But now onwards, we will give you a solution which will be a kind of a solution for many, many, many years to come. जिससे उसके मन में जो डर था कि अब मैं बाकी लाइफ कैसे रहूंगा, कैसे मैं सोसाइटी को फेस करूंगा, वो डर काफी हद तक बाहर निकल गया। उसके बाद then second very important point comes is the diagnosis and treatment planning. हमारे मेडिकल प्रोफेशन में 80% ऑफ द टाइम गोज टू द ट्रीटमेंट प्लानिंग। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हो तो ट्रीटमेंट प्लानिंग और डायग्नोसिस के लिए आजकल नोइंगली अननोइंगली डॉक्टर्स बहुत कम समय दे रहे हैं। तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए हम पहली 1 या 2 अपॉइंटमेंट्स सिर्फ उसी के लिए फिक्स करते हैं जिसमें हम पेशेंट के साथ हाफ एन आवर 40 मिनट स्पेंड करते हैं, उनके एक्सरेज लेते हैं, उनका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं कि व्हाई दे हैव दिस काइंड ऑफ अ डेंटल प्रॉब्लम। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट का पूरा प्लानिंग करते हैं। दैट ट्रीटमेंट प्लानिंग इज इवन डन इन डिफरेंट फेजेस कि जो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है, से सपोज अ पर्सन इज हैविंग पेन इन वन टूथ, तो सबसे पहले उस पेन को ठीक किया जाए। उसके बाद देन वी प्लान द होल ट्रीटमेंट कि अब आगे उस पेशेंट को कैसा रिहैबिलिटेशन चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप वी एक्सप्लेन इट, सो दैट पेशेंट को लगता है कि ओके आई माय पेन इज गॉन। तो आप में उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका बिकॉज आपने उसका पेन से उसको आपने कंफर्ट कर दिया। And now that patient is yours, and patient would seek all the treatment from you, whatever you will advise him. So अगर एक पेशेंट को लगता है कि उसका डॉक्टर उसके लिए genuinely concerned है, which we are, so that patient will be with you for his lifetime. So this is my thought process. सर एक सवाल है, थोड़ा सा मैं डिलेमा में हूँ, ये पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है पूछना चाहूँगा बिकॉज ऐसे आपके साथ बैठना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। सर मेडिकल मैल प्रैक्टिस से बहुत से पेशेंट डरते हैं, मतलब कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मेरे अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब कि रिडंडेंट प्रोसीजर की पेशेंट को ज़रूरत थी छोटी चीज़ की, लेकिन शायद वो करने के लिए ऐसा करते हैं, और ये इसको मना नहीं किया जा सकता, ये होता है, मतलब कई लोग करते हैं, करना नहीं चाहिए। तो उन लोगों के लिए जो मॉरल एक होना चाहिए एक डेंटिस्ट का, एक डॉक्टर का, आपका क्या उसके लिए संदेश है? ये होता है, ये मुझे पता है, और कहीं ना कहीं ये knowingly unknowingly मेडिकल मैल प्रैक्टिस आजकल एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया। अगर हमें सिर्फ पैसा ही कमाना होता एक डॉक्टर को, तो वो कभी भी ये प्रोफेशन चूज नहीं करता। आज 12th करने के बाद आपकी ग्रेजुएशन इज फॉर 5.5 years, देन आपका जेआरशिप इज फॉर अनदर 1 year, देन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इज फॉर 3 years, देन अगर आप उसके बाद हायर स्टडीज करते हो अनदर 2 years। तो वर्चुअली आप स्कूल छोड़ने के बाद वापस से स्कूल ज्वाइन करते हो, तो आपको 12 से 14 साल फिर से पढ़ना पड़ता है। सबसे लंबी यू फिनिश योर एजुकेशन एट द एज ऑफ अराउंड 30+। गॉट इट? राइट सर। सो अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो हम ये प्रोफेशन कभी भी चूज ना करते। आई एग्री कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मनी इज रिक्वायर्ड टू रन एनी और एवरी शो। आप अगर आप पैसा नहीं कमा के घर जाओगे तो आपकी बीवी भी आपको नहीं पूछेगी, आपके बच्चे भी आपको नहीं पूछेंगे। सो विटामिन एम और मनी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेडिकल मैल प्रैक्टिस से पैसा कमाना किसी भी डॉक्टर का कभी भी इंटेंट ना था, ना होगा, ना रहेगा। स्पेशली आई एम वेरी श्योर अबाउट मी, आई एम वेरी श्योर अबाउट अवर कंट्री, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट the masses of the medical fraternity.
अब आ गया कि अभी आपने जैसे बोला कि कोई ट्रीटमेंट की आपको जरूरत थी नहीं थी, वो एडवाइस किया गया। अगर मेडिकल मैल प्रैक्टिस कहीं एग्जिस्ट करती है तो वो एग्जिस्ट करती है उन इंस्टीट्यूट्स में, उन सेटअप्स में जो बिजनेस मैन ओन्ड है। सपोज एक हॉस्पिटल एक बिजनेसमैन ने शुरू किया, उसके इलेक्ट्रिसिटी का भी बिजनेस है, उसका पेट्रोलियम का भी बिजनेस है, उसका रोड का भी बिजनेस है। उसने मेडिकल को भी एज अ बिजनेस शुरू किया, उसने 200 डॉक्टर्स एम्प्लॉय किए। वो 200 डॉक्टर्स पे हर समय स्ट्रेस क्रिएट कर देता है कि मिस्टर ए बी सी इन डॉक्टर्स को बोलेंगे कि आपको मिनिमम इतने सर्जरीज करनी ही करनी है, या आपको ये प्रोसीजर्स करने ही करने हैं। वहां पे नोइंगली अननोइंगली कई बार मेडिकल फ्रेटर्निटी अंडर सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस आके knowingly unknowingly some kind of, you can say, treatments they may be suggesting जिनकी एंड यूजर को या पेशेंट को जरूरत ना हो। बट अगर एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस रन कर रहा है, आई एम वेरी श्योर, अगर मैं अपने घर की बात करूं, हमारे यहाँ मोर देन 100 डॉक्टर्स हैं। एंड कोविड में आई लॉस्ट 3 of my cousins who were leading medical practitioners in Delhi itself, और they have lost their lives while treating COVID patients। एंड इतनी बड़ी आयरनी है कि कोविड में जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी 1 से 1.5 साल बाद अपने क्लिनिक्स या नर्सिंग होम्स बंद हो गए। और हमारी कंट्री का ये बहुत बड़ा आयरनी है कि हम हेल्थ सेक्टर पे पैसा नहीं स्पेंड करते, बिल्कुल। जबकि डॉक्टर्स, इस कंट्री के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एम्स से हो, चाहे वो मौलाना आजाद से हो, चाहे वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं, 10 साल की एजुकेशन के बाद भी उनको अपने घर चलाने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो गवर्नमेंट को, जो हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ मिनिस्ट्री को डॉक्टर्स के लिए स्पेशल जॉब, स्पेशल इंसेंटिव्स देने चाहिए। और इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर है, गवर्नमेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट उसमें इंटरवीन करे ताकि उनकी फैमिलीज को एक सोशल सिक्योरिटी मिले। So I totally differ at this point that malpractice is not a cup of any doctor, any doctor. Right, sir. So before closing the interview, sir, एक last question है जो बहुत ही मतलब आपके बहुत क्लोज टू हार्ट होगा, बिकॉज मैं कई बार आपसे मिला हूँ और आपका एक ही रहता है गिविंग बैक टू सोसाइटी। ये क्या फंडा है, और आप सोशली इतना कई सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं। 2-3 चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं देखता हूँ फोटोज वगैरह, बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं। तो गिविंग बैक टू सोसाइटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और आप इतना सोशली अपने आप को जो एक्टिव रखते हैं, उसके पीछे कोई रीजन है या आपका इंटरेस्ट आपको अच्छा लगता है? Giving back to society is one of my, you can say, मतलब it is something which is very close to my heart, because आज हम जो भी है, जिस भी लेवल पे हैं, वो इस सोसाइटी से मिला है। तो जो भी हम अर्न कर रहे हैं उसका एक ह्यूज परसेंटेज आपको सोसाइटी को वापस देना चाहिए, किसी भी फॉर्म। अब हम, अगर मैं अपने क्लिनिक की बात करूं, वी माइट बी चार्जिंग टू दोज पीपल हु कैन अफोर्ड, बिकॉज पैसे के बिना ये सेंटर, ये सर्विसेज को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। बट अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सोसाइटी में से वॉक इन करे जिसके पास हमारे को पे करने के लिए चार्जेस नहीं है, तो आज तक इस 25 साल में, इस क्लिनिक की हिस्ट्री में, आज तक हमने एक भी पेशेंट को वापस नहीं भेजा जो भी हमारे को चार्जेस नहीं दे सकता है, चाहे वो नीडी है, चाहे वो सोसाइटी के लोअर क्लासेस से बिलोंग करता है, या वो कोई भी फॉर्म में सोसाइटी का मेंबर है। जैसे मेरे पास आर्म फोर्सेस के भी बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पास दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के भी बहुत सारे लोग आते हैं, यंग ऑफिसर्स जिनकी सैलरीज बहुत मीगर हैं, या सोसाइटी के ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा एल्डरलीज हैं, नोइंगली अननोइंगली अब उनके अर्निंग्स नहीं है। और हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं, जब वो अर्न नहीं कर सकते, तो उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और उनको अकेला छोड़ देते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे एल्डरलीज आते हैं जिनको अब डेंटल ट्रीटमेंट्स की जरूरत है, वो बड़े हैं और मुझे पता है कि अब उनके पास हमारे को पैसा देने के लिए नहीं है। तो आज तक उनको हमने कभी भी किसी भी डिस्पैरिटी के बिना उनको ट्रीट किया है
और उनके लिए कोई चीपर ऑप्शंस नहीं है, उनके लिए भी वही ऑप्शन है जो प्रोबेबली मोस्ट प्रीमियम पेशेंट्स के लिए। अगर किसी के लिए बेस्ट इम्प्लांट सिस्टम की जरूरत है और वो नहीं दे सकता तो हमने उसको कभी मना नहीं किया। सिमिलरली we have been associated with lot of other organizations as well, जैसे एक मेंटल असाइलम है जहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल्स हैं, और कोविड में भी हमने सिमिलर फैसिलिटी अशोका में शुरू की है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, जहाँ पे मोर देन 100 बेडेड फैसिलिटी थी जो हमने ऑलमोस्ट 6 महीने के करीब रन की। और these things give me inner pleasure. Profession gives me that satisfaction, but these things giving back to society gives me that immense pleasure, because गीता को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और गीता के अंदर एक बहुत अच्छी चीज लिखी गई है कि व्हाट इज पॉइजन, पॉइजन क्या है, जहर क्या है। जो भी चीज हमारे पास एक्सेस है वो पॉइजन है। अगर आज हमारे पास पैसा एक्सेस है वो जहर है, अगर हमारे पास खुशियां ज्यादा है वो जहर है। तो इसके लिए जो भी चीजें अगर आपके पास है और अगर आप उनको सोसाइटी को वापस दोगे तो दे विल कम बैक टू यू एक्सपोनेंशियली, राइट। तो अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आप अपनी ग्रोथ के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने स्टाफ का टेक केयर करो, अपने लोग जो भी आपके पास सराउंडिंग में लोग हैं उनका टेक केयर करो। एंड आई बिलीव this process of giving and receiving will actually make society more prosperous and which will lead to a healthy nation. And I have a thought and I have a vision कि जो हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री में है लास्ट 75 ईयर से, वो एक डेवलप्ड नेशन में तभी आएगा जब हमारी थॉट मजबूत होगी और हमारा विजन स्ट्रांग होगा। सो आई एज अ स्मॉल हम्बल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव बीन ट्राइंग माय लेवल बेस्ट दैट हम अपने होते हुए इसको एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में देखें। एंड विद द करंट प्राइम मिनिस्टर आई बिलीव दैट डे वी विल बी सीइंग डेफिनेटली इन टाइम्स टू कम। सो दिस सर थैंक यू सो मच, ये काफी टाइम ले लिया मैंने आपका, आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, थैंक यू सो मच। बट आई एम वेरी श्योर दैट जो आपके पीयर्स हैं या जो नया काम शुरू कर रहे हैं या कुछ पेशेंट्स हैं जिनके मन में कुछ थॉट्स होते हैं, उनको बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं इस इंटरव्यू से। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैन, थैंक्स।